ऊपर आई है, बाकी लोग जो गठबंधन की पार्टीज़ हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो वो उनका स्ट्रेटेजी रहा है, छोटी पार्टियों को ख़त्म करो और खुद उनके उम्मीदवार। अब देखिए ना, बीजेपी में 70 से 80% जो विधायक हैं या सांसद हैं वो दूसरे पार्टियों के हैं। उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, इनकी खुद की औकात नहीं है कि कार्यकर्ता या नेता बना लें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज विनय दुबे जी से मिलाने जा रहे हैं। विनय दुबे जी एक ऐसे चेहरा हैं जो भारत में विवादित नाम से जाने जाते हैं। बीजेपी की गले की हड्डी बने हुए हैं। क्यों बने हुए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बिहार में चुनाव था और विनय दुबे जी बिहार में चुनाव के समय वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के अपोजिट रहकर काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत में किस तरह की नुकसान है। उसके बाद जिस तरह किसानों ने मोर्चा छेड़ रखा है दिल्ली में और सरकार से अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, उस मोर्चे में विनय दुबे भी गए थे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो आइए इसी मसले पर विनय दुबे जी से जानते हैं। विनय दुबे जी, मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी को जो उल्टा तमाचा जिसको कहते हैं बिहार में मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी जो दावे कर रही थी और नीतीश जी इतने सालों से मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, और कट टू कट जो इस तरह से सीट आई है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी ने धोखाबाजी करके बिहार में चुनाव जीता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को तो रिज़ल्ट के दिन ही डिक्लेयर किया था कि भले भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को वहाँ पे अच्छी सीटें मिली हैं, 10 सीटों का फ़र्क है, तो हमने कहा था कि दिवाली आप मना लीजिए, होली हम मनाएंगे। तो जिस तरह से अब राजनीतिक वहाँ पे उठापटक चल रही है, जिस तरह से जेडीयू को तोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक अनुभव था या हमारी जो एक बोलते हैं ना कि एक अंदेशा था, वो सही साबित हो रही है। होली हम मनाएंगे और बहुत जल्द वहाँ पे ये जो अभी नीतीश बाबू की जो सरकार है वो गिरेगी और आरजेडी शायद अगर कंट्रोल कर पाई तो वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी और एक नया बदलाव आपको दिखेगा। लेकिन बीजेपी सरकार गिराती है, जैसे यह मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में एड़ी चोटी की पूरा डंका बजा रहे हैं कि यहाँ पे भी महाराष्ट्र की सरकार गिराएंगे। फिर क्या बिहार में अब उल्टा होगा? हो ना, जैसा करना वैसे भरना होता है। और हमेशा से बीजेपी की एक खासियत रही है, इसने जिस थाली में खाया उसी को काटा है। चाहे वो महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिवसेना के साथ 30 साल गठबंधन में रहे, एक छोटे भाई की हैसियत, उनकी औकात एक छोटे से कार्यकर्ता की थी, लेकिन एक दौर आने के बाद उनको लगा कि अब हम बड़े भाई हो गए हैं, तो मोदी जी आके कहते हैं हम बड़े भाई हैं। उनकी औकात यहाँ पे महाराष्ट्र में दिखा दी है कि आज आप भी, आपकी औकात वहीं पायदान के पास है जो महाराष्ट्र का है। आपने शुरुआत में आए थे, आपको महाराष्ट्र कभी सर पे नहीं बिठाएगा। तो ये हर चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है। नीतीश बाबू के साथ भी वही हुआ। उनको लगा था कि हम साथ में हैं, गठबंधन में है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ वालों को काटा ही है, उसको बर्बाद ही किया है और खुद बड़े बने हैं। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से और उसी का खामियाजा अलग अलग राजनीतिक पार्टी जिन्होंने गठबंधन किया उनको मिला है। अगर आप हरियाणा के अभी आप जिला पंचायत चुनाव में देखिए तो वहाँ की जो दूसरी पार्टी है जिनकी गठबंधन है, जेजेडी कहते हैं उसको, बाकी उनकी संख्या कम हो गई है। बीजेपी ऊपर आई है, बाकी लोग जो गठबंधन की पार्टीज़ हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो वो उनका स्ट्रेटेजी रहा है, छोटी पार्टियों को ख़त्म करो और खुद उनके उम्मीदवार। अब देखिए ना, बीजेपी में 70 से 80% जो विधायक हैं या सांसद हैं वो दूसरे पार्टियों के हैं। उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, इनकी खुद की औकात नहीं है कि कार्यकर्ता या नेता बना लें। ये सिर्फ दूसरों के बच्चों को गोद लेके खुद का बाप का नाम बताना, ये पैदा करना और दूसरे के बच्चों को गोद लेना, ये फ़र्क होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर लोग किसी पार्टी में है, जैसे शिवसेना में, कोई राष्ट्रवादी में, जैसे गणेश नाइक राष्ट्रवादी में थे लेकिन बाद में राष्ट्रवादी को छोड़ के बीजेपी में गए, लेकिन सत्ता आ गई राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की, लेकिन आज क्या लोग डर के बीजेपी में जा रहे हैं या उन्होंने कुछ घोटाले किए होंगे या उनके पुराने कुछ काला चिट्टा होगा जो बीजेपी खोलने में लगी होगी? जैसे अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, ईडी को भेजा जा रहा है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की सरकार गिर सके। देखिए, कोशिश वही होती है, हर पॉलिटिशियंस की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसके ऐसे राज होते हैं जो चाहता है कि वो बाहर ना आए, अदरवाइज़ उनकी बदनामी होगी। इस डर से भी वो ब्लैकमेल करती है बीजेपी और उसका इतिहास रहा है। अभी सबसे बड़ा सिंधिया जी को ले लीजिए, उनको मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा था, आखिर उन्होंने स्विच किया, क्या मिल गया उनको?
तो कहीं ना कहीं एक लालच होता है, और दूसरी तरह से इनके जो गलतियां हैं, जैसे फाइनेंशियल उनके ट्रांजेक्शन्स हैं या कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वो जेल नहीं जाना चाहते, उससे डर के भी लोग स्विच कर रहे हैं। तो ये भूल गए हैं कि समय बदलता है, सरकार आती जाती रहेगी, और जैसे ही सरकार बदलने की शुरुआत होगी देश के अंदर, जितने लोग आज वहाँ गए हैं सारे के सारे आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी वापस 60 से 70 सालों तक वापसी नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे लड़ रहे हैं। एक बार अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो भाजपा का वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3 साल के बाद राम मंदिर बन जाएगा, तो हमने जो किया वादा है, बीजेपी वाली यही ढोल बजाएंगे कि हमने जो वादा किया था पूरा कर दिया, राम मंदिर मिल गया तो वापस 5 साल की सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूँ 10 साल और रहे भाजपा, क्या दिक्कत है? लेकिन जब आदमी को रोटी नहीं मिलेगा, मंदिर जाके क्या कर लोगे? आज रोज़गार ख़त्म हो गया, उत्तर प्रदेश के लड़के अब आना चालू कर दिए हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पे क्लैशेस तैयार हो रही हैं, एक टकराव तैयार हो रहा है। गुजरात जाके देखिए, मोदी जी का भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की भाजपा है, लेकिन फिर आपसी टकराव क्यों है? वहाँ पे लड़कों को क्यों मारा जा रहा है इस समय? अभी करंट स्टेटस मैं बता रहा हूँ आपको, दिसंबर 2020 का, वहाँ पे वापस टकराव चालू हो गया है, गुजरातियों को वहाँ पे नौकरी में प्राथमिकता मिले। आखिर करिए ना, आप मंदिर से खुश है तो मंदिर ले लीजिए, फिर मार खाइए, बच्चों को मरने दीजिए भूखे, गहने बेचिए, किडनी बेचिए, घर चलाइए। आपको मंदिर इतना ही पसंद है तो आप ले लीजिए मंदिर, किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है ना, वो आपको मंदिर देगी, आपको धर्म देगी, आपको आध्यात्म देगी, वो सारी चीज़ें आपको देगी, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगी, आपको रोज़गार के अवसर नहीं देगी, आपके स्वास्थ्य मतलब जो बीमारियां हैं उसका इलाज नहीं कराएगी, वो आपको मरने के लिए छोड़ देगी। क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है, वो अडानी और अंबानी जी को और मालामाल करने के लिए आए, क्योंकि मालिक है ना, वो चुनाव में विधायक खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तब जाके कहीं इनकी सरकार बनती है। अगर वो मालिक रूठ जाएगा तो कैसे सरकार बनेगी? तो कहीं ना कहीं जनता की तो सरकार है ही नहीं, और जनता अगर नहीं समझ रही है, हम लोग खुश हैं, मत समझें, क्योंकि 20 साल बाद 10 साल बाद जब भूखे मरेंगे ना, तो हम बैठ के हम तो आज भी अपने रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज भी अपना काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 10 साल बाद जो भूखमरी आएगी देश के अंदर, वो हम जैसे आज जिनके पास रूटीन है पैसे का, हम लोग भी नहीं संभाल पाएंगे, और जिसके पास है ही नहीं वो तो मरना है उसका तय है। तो जो लोग भी कमल पे आज खुश हैं, कल को उसी में दफन हो जाएंगे कीचड़ में। ये आप अभी से लिख के ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में बन नहीं पाई, और शिवसेना ने बीजेपी को उनकी जो जगह थी वो दिखाई, और एनसीपी कांग्रेस के साथ यहाँ पे गठबंधन में सरकार बनाया, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से लोग आरोप लगा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से आरोप किया जा रहा है कि सरकार नहीं बनने की वजह से संजय राउत की धर्मपत्नी को अभी कुछ दिन पहले नोटिस भेजा गया, सम्मन भेजा गया था। फिर शिवसेना के एक मंत्री हैं, उनको इस तरह के लोगों को परेशान किया जा रहा है कि ताकि सरकार गिरे और बीजेपी फिर सरकार में आए। यहाँ पे देखिए, उनकी कोशिश वही है, इन तरीके से सरकार को स्थापित करना। उनको सच्चाई पसंद नहीं है। अगर आप उनकी जीत नहीं हुई, अगर हार गए तो सामने वाले को तोड़ दो, चाहे पैसे से तोड़ो, चाहे नोटिसेस भेजो, चाहे रेट डलवा दो, तो किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, चाहे उनका एक मेन मकसद होता है। अभी हम लोगों ने जिस तरह से किसान आंदोलन में भाग लिया, वहाँ पे जाके मैंने पानीपत का एक स्टिंग ऑपरेशन किया अडानी का, मुझे क्या मिला उसके बदले में? अडानी साहब ने पर्सनली एक मानहानि का केस ठोक दिया 5 करोड़ रुपए का। तो कहीं ना कहीं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आप हमारी चीज़ों को, असलियत जो है जनता के सामने मत लाओ। तो उनका तो ये तैयारी है कि जो भी हमारे खिलाफ खड़ा है उसको या तो ख़त्म कर दो या अपने साथ ले लो। अगर आज कोई ये मैं भाजपा में चला जाऊँ तो कहीं ना कहीं सेटल होकर बैठ सकता हूँ, लेकिन फिर वही देखना पड़ता है कि देश बर्बाद हो जाएगा। और शिवसेना लड़ेगी, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ में है, आज सरकार में है, और आप रास्ते पे उतर के देख लीजिए, उद्धव ठाकरे साहब इस समय सबसे बेस्ट सीएम है महाराष्ट्र के, जितने भी पास्ट में सीएम बने हैं। तो जनता खुश है। अगर कल को यहाँ पे बाई इलेक्शंस भी आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा वापस नहीं कर सकती महाराष्ट्र में, भले गठबंधन रहे ना रहे। चलिए, भाजपा तो महाराष्ट्र में वापस नहीं कर सकती है, ऐसा विनोद दुबे जी का कहना है, लेकिन जिस तरह 30 साल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में रहा है, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर, सत्ता को लेकर जिस तरह शिवसेना ने बीजेपी को उनकी एक अलग अहमियत थी, जो जगह थी वो दिखा दिया, छोटे बड़े भाई की जो कुर्सी थी वो देखने को समझ में आ गया। लेकिन आज महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो अलग ही दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे अपने सीएम कुर्सी पर डटे हुए हैं और महाराष्ट्र को चला रहे हैं। हालांकि देखना ये है कि ये सरकार कब तक चलती है। लोगों का कहना है कि 3 पहिया की सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, लेकिन 3 पहिया की जो सरकार है लग रहा है कि ये 5 साल पूरा निकाल लेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा दिल्ली मसले पर, जो किसानों का जो मोर्चा है, किसान ठंड में तड़प रहे हैं, किसान टिटूर रहे हैं, किसानों को जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, लेकिन किसान अपने बात पे अड़े हुए सरकार के प्रति। आप वहाँ पे गए थे तो किसानों की इस तरह की रवैया दिल्ली में? देखिए, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उनका सिर्फ एक सूत्रीय मांग है कि आप ये बिल वापस लो।
इसके अलावा कोई डिस्कशन ही नहीं बचता है वहाँ पे। अब 50 बैठकों का सबसे पहली जो किसान कमेटी जब जाती है बैठक में, मैं भी एक बैठक का पार्ट रहा हूँ 5 दिसंबर वाले में, तो मैंने देखा है वहाँ पे कि सीधी सीधी सिंगल किसान मंत्री, किसान जो वहाँ के नेता हैं, कृषि मंत्री जो हैं, उनसे एक ही सवाल होता है कि सर आप ये बिल वापस लेंगे हाँ या ना। वो सारी चीज़ें फिर अपना पूरा रामायण महाभारत गीता कुरान सब बताने लगते हैं। फिर जब उनका ख़त्म होता है फिर किसान एक सवाल पूछता है कि सर आप बिल वापस लोगे हाँ या ना। इससे अलावा कोई डिस्कशन नहीं है, और जब तक नहीं होगा किसान खुश हैं। 6 महीने की तैयारी से तो लगभग किसान गए हुए हैं। महाराष्ट्र से भी करीबन, अभी बच्चू कडू जी जो राज्य मंत्री हैं हमारे महाराष्ट्र के, वो करीबन 2000 किसानों के साथ पहुंचे थे। हम लोग 1200-1300 किसानों के साथ अभी 6 तारीख को हम लोग पहुंचे हैं। तो लगातार किसान अब जुड़ रहे हैं वहाँ पे, बाकी राज्यों के भी किसान आ रहे हैं, साउथ इंडिया से लोग आ रहे हैं, और अब ये आंदोलन बड़ा होते जाएगा और तब तक होते जाएगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। अभी जिस तरह की पिछली मीटिंग में सरकार थोड़ी सी बैक स्टेप आई है, थोड़ा सा पीछे सरकी है कि चलो हम लोग इस पे नहीं मानते, हम लोग ये वापस ले लेंगे, ये पॉइंट पे वापस ले लेंगे, तो हमें विश्वास है थोड़ा दिन और चलने दीजिए, 15-20 दिन में रिजल्ट आना है देश के सामने। देखा जाए तो जिस तरह सीएनआर को लेकर जिस तरह लोग सड़कों पर बैठे थे, लेकिन लोग बैकफुट हो गए कोरोना की वजह से, लेकिन किसान जिस तरह अपने मांग को लेकर अड़े हुए, तो बीजेपी को वापस इनकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। मतलब जो बिल आ रहे हैं उस बिल के ऊपर उनको पीछे हटना पड़ेगा। देखिए सोशल मीडिया पे एक भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों के द्वारा एक ट्रेंड चलाया जाता है कि आज तक कभी इस इंसान ने, नरेंद्र मोदी ने, पीछे हटना नहीं सीखा है। तो ज़रा आप, अगर मैं सभी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोकसभा और राज्यसभा की सीट, उसकी जो वेबसाइट उस पर जाइए और उस पर जाके जो बिल्स का एक सेक्शन है उसमें आप अनाउंस बिल, अप्लाइड बिल, उसमें एक आप विड्रॉल करके होता है, उसमें आप फिल्टर करके देखिए, विड्रॉल की लिस्ट देखिए। 200 से ज़्यादा बिल इन्होंने बनाए 2014 के बाद से, और उसे वापस भी लिया है। तो ऐसा ये कोई नया बात नहीं है, बस ये बात ये हो गया कि इनको ये लग रहा है कि अगर किसानों का बिल हम वापस ले लेंगे तो आने वाले हर बिल में वो समुदाय आगे आएगा और अपनी आवाज़ रखेगा और हमें वापस लेना पड़ेगा। तो ये जो अकड़ है ना इनकी, खास तौर पे कि हमें झुकना पड़ेगा, तो 200 बार तो पहले ही झुक चुके हो, तो ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। ये भी तो हो सकता है कि सरकार ये भी सोचती है कि किसान के आगे अगर हम झुकते तो सीएनआरसी का मुद्दा फिर से गर्मा जाएगा। 100% उनकी प्रॉब्लम उसी को लेके है। मुसलमान बर्बाद हो जाना चाहिए, चाहे देश ख़त्म हो जाए तो चलेगा। इनकी रणनीति ये है, मुसलमान खुश नहीं होना चाहिए, चाहे पूरा देश का हम सत्यानाश, उसकी कब्रिस्तान, उसके लाशों का ढेर लगा दें। एक मुसलमान को 10-15% मुसलमान को तबाह करने के लिए पूरा देश बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट ये है, उनको लग रहा है अगर किसान बिल वापस हो गया, हमने अगर कदम पीछे लिए, तो सीएनआरसी में पूरा देश वापस एकजुट हो जाएगा, हमें वो भी वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि सीएनआरसी के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे आपसे क्वेश्चन करना चाहिए। मुसलमान मतलब बार बार आप उनकी फेवर क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म से हैं आप, विनय दुबे बोला जाए तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण को ये भी खटकता है कि विनय दुबे मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ये मतलब क्या, कहाँ से जुड़ रहा है, कड़ी कहाँ से? सीएनआरसी में मैं जब गया था तो मैं हिंदू भाइयों के लिए गया था। असम में 14 लाख, टोटल 19 लाख लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया था जिनकी नागरिकता भारत की नहीं थी, ऐसा एक लिस्ट निकाला गया था। उसमें 14 लाख हिंदू थे। अब वो कहाँ जाएगा? या तो कबूल करे कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, वो कबूल करे, या तो मैं बांग्लादेशी हूँ। अपने देश में पैदा हुआ इंसान कैसे कबूल करेगा कि मैं बांग्लादेशी हूँ या पाकिस्तानी हूँ या मैं किसी थर्ड कंट्री से आया हूँ? तो उनका जो एक जो मसला था, ख़ास तौर पे असम का, मेरी पहली वीडियो अगर आप देखोगे तो उन 14 लाख हिंदुओं के लिए मैंने उठाया। वो सीएनआरसी के खिलाफ थे, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। उसमें से कम 20% लोगों की तो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है इस समय, असम की जो एनआरसी लिस्ट निकाली गई थी। तो मसला वहाँ का था, बस लोगों ने इसको सिर्फ एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, लोगों के दिमाग में ये है कि सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता जा रही है। अगर ऐसा होता तो 14 लाख हिंदू वहाँ पे असम में बर्बाद नहीं हुए होते। आज उनकी ज़िंदगियाँ जेलों में कट रही है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये हिंदू की सरकार है ना, अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं, भाजपा हिंदुओं की सरकार है, भगवा सरकार है, तो काहे 14 लाख लोगों को मार दिया हिंदुओं को? मेरा सवाल तो उतना ही था। और सीएनआरसी, जैसा आप बोलते हैं कि एक ब्राह्मण होके, तो मैं तो भाई हिंदू भाइयों के लिए भी खड़ा था। तो मुझे आप अपने एंगल से देख सकते हो कि भाजपा विरोधी हो सकता मतलब ये मुस्लिम समर्थक है, ऐसा नहीं है। मैं तो कभी जात धर्म का बात ही नहीं करता हूँ। मैं अगर किसी आंदोलन में हूँ तो अभी किसान का किसको आप लोगे? हिंदू लोगे, मुसलमान में लोगे? आखिर सब देश के साथ है, हम भी उसी के साथ में। अलग अलग आंदोलन, अलग अलग प्रारूप चला है। तो ऐसे आपने क्या किया कि अडानी ने आपको 5 करोड़ का मारने का दावा ठोक दिया और 5 करोड़ आप भरने को तैयार हैं? क्या हो गया इसमें? देखिए, एक नौलथा करके पानीपत में एक जगह है, वहाँ पे इनका एक अनाज का भंडारण बन रहा है।
वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा था, वहाँ पे अडानी की आई कार्ड पहने हुए लोग काम कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन किया, वहाँ पे जिनकी ज़मीनों पे ये बन रहा था उन ज़मीन मालिकों से बात की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात की, तो पता चला कि यहाँ पे 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ को रखने का एक गोडान बनाया जा रहा है। और ये एग्रीमेंट हो चुका है 2015 से 2017 के बीच में। वो मुझे थोड़ा सा चकित लगा कि मैं मतलब किसान बिल अब आया है, बट ऑलरेडी इसके गोडाउन मतलब ये जो सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये थी कि आप अनलिमिटेड अनाज स्टॉक कर सकते हो। अगर मैं व्यापारी हूँ, अगर APMC वाशी में आप चले जाइए, अगर मैं 100 किलो से ज़्यादा अगर अपने यहाँ पे गेहूँ रखता हूँ, मतलब 100 कुंटल से ज़्यादा, 1 कुंटल भी ज़्यादा मिल जाए तो मुझे जेल होगी। ये पहले कानून में था कि आप एक लिमिटेड स्टॉक कर सकते हो ताकि कालाबाजारी रोकी जाए, सामान की जो अनाज की जो कीमत है उसको बैलेंस किया जाए, महंगा ना हो जाए अचानक से। अगर स्टॉक कर लिया जाएगा ज़्यादा मात्रा में तो कीमत बढ़ जाएगी। इस कानून में उसको हटा दिया गया और उसकी तैयारी अडानी साहब ने को पहले से दे के रखे हैं कि 2017 में ही एग्रीमेंट हो गया कि आप 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ सिर्फ एक नौलथा में दिया है। ऐसे करीबन 1000 सेंटर्स उनके बनने हैं। आप सोचिए एक सेंटर में अगर 50,000 मैट्रिक टन अगर गेहूँ स्टोर कर दिया जाए और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब देश की 30% गेहूँ सिर्फ अडानी के पास स्टोर होगा। बाकी तो मार्केट तो ऐसी ही बड़ी हो जाएगी। 18 रुपये का गेहूँ 70-70, 100 रुपये किलो बिकेगा। तो वो स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया, उसको उनको बुरा लगा कि आपने हमारी चीज़ें बाहर कैसे लाई, हमारी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई है, और एक मानहानि उन्होंने 5 करोड़ का ठोका है। 5 जनवरी 2021 को अहमदाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, उसके जाएंगे उसके सामने। क्या आपकी तरफ से क्या जवाब होगा उनकी? पूरा जवाब है, आप मेरे तथ्यों को गलत साबित कर दीजिए कि भैया आप स्टोरेज नहीं करोगे। उनका एग्रीमेंट मेरे पास पूरा पड़ा है, FCI के एग्रीमेंट की कॉपीज़, क्योंकि मैंने कुछ अगर चीज़ें मैं बोलता हूँ तो मेरे पास उसका आधार होना चाहिए। अगर मैंने वो वीडियो बनाई उसमें जो तथ्य रखे हो मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स हैं, मैं जज साहब के सामने रखूँगा। अगर वो रिपोर्ट गलत निकल जाए या बिल से उसका संबंध निकल जाए, आप मुझे सज़ा दीजिए, मैं 5 करोड़ रुपया भरने को तैयार हूँ। आज के डेट में ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है। लेकिन कहाँ तक भागेंगे आप, क्योंकि जब अडानी अंबानी सरकारी चला रहे तो कोर्ट भी वही चलाएंगे। मैंने तो किसान आंदोलन के बीच में एक वीडियो के माध्यम से कहा था, मैं बोला मोदी जी और ये सब बीच वाले बिचौलिए हट जाएं, सीधा मालिक और किसान बात करें, मामला सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट किसान और अडानी अंबानी बात करें, क्यों बिचौलियों को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी और अमित शाह को रखें। तो मेरा तो खुला ऑफर था, और अच्छी चीज़ मेरे केस में ये हो गई कि डायरेक्ट मालिक सामने आ गए। अब मुझे वहाँ पे जाके सारी चीज़ें कोर्ट के माध्यम से करनी है, और अगर वो चीज़ गलत पाई जाती है और अगर उसमें संबंध में अगर उसको प्रूव कर पाया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ नौलथा वाला जो इनका प्रोजेक्ट है वो बंद करा के रहूँगा मैं। उस पर स्टे ऑर्डर आएगा, और वो जो किसानों का जो 50,000 मैट्रिक टन अनाज है वो आम जनता के लिए रहेगा, ना कि अडानी के गोदाम में सड़ेगा वो। विनय दुबे जी हमारे साथ हैं और उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की, हमारे साथ काफ़ी बात की, देश दुनिया की बातें की। लेकिन जिस तरह भारत में अब सरकार अडानी और अंबानी की तरफ काम कर रही है, वहीं किसान दिल्ली में बैठे हुए धरने पे हैं, अपनी मांग पे अड़े हुए। अब देखना ये है कि किसानों की मांग कब तक पूरी होती है। जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति को देखा जाए तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे अपने CM की कुर्सी पर डटे हुए हैं और महाराष्ट्र को चला रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापस भारत में 4 साल 3 साल के बाद वापस भारत में सरकार बनती है क्या। विनय दुबे जी पूरे भारत घूम रहे हैं, उनके ऊपर 20 से 22 केसेस हैं, लेकिन क्या वापस विनय दुबे को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। बीजेपी ऊपर आई है, बाकी लोग जो गठबंधन की पार्टीज़ हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, तो वो उनका स्ट्रेटेजी रहा है, छोटी पार्टियों को ख़त्म करो और खुद उनके उम्मीदवार। अब देखिए ना, बीजेपी में 70 से 80% जो विधायक हैं या सांसद हैं वो दूसरे पार्टियों के हैं, उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, इनकी खुद की औकात नहीं है कि कार्यकर्ता या नेता बना लें।